केसरिया से मन जोगी हुआ रे, दिल झूमे देखो मतवारा हुआ रे, केसरिया से मन जोगी हुआ। हर पल मनाओ केसरी त्योहार। विमल, बोलो जुबान केसरी। शाला में पहला चैप्टर जिसमें बताएंगे सरेंडर मोदी का नैरेटिव ट्रंप ने ही कैसे फेल कर दिया। ट्रंप ने ऐसा क्या कह दिया, ये जानना चाहेंगे ना आप? भाई विपक्ष ने ट्रंप से धोखा खा लिया, या ये कहिए ट्रंप ने विपक्ष को धोखा दे दिया। अब विपक्ष क्या करे क्या ना करे में फंस गया है। याद है ना आपको, कॉम्प्रोमाइज पीएम, नरेंद्र सरेंडर, इन सब का डंका पीटने वाले विपक्ष का नैरेटिव धुआं धुआं हो गया है। जो विपक्ष ट्रंप की बातों पर विश्वास कर रहा था, ट्रंप की बातों को कोट करके पीएम मोदी को दसियों दिशाओं से घेर रहा था, उसी ट्रंप ने मोदी को ग्रेट लीडर की डेफिनेशन का पर्यायवाची बना दिया है। सही कह रही। ट्रंप के उस एक बयान ने भारत में रुदाली गैंग को गहरे जख्म दे दिए गए। अब रुदाली गैंग कौन है, पता है किसी को? है ना, मैं बता देती हूं। रुदाली गैंग वो है जिसे हर काम में रोना आता है। अच्छा काम करे देश तो रोना आता है, बुरा काम चली रोना आ ही जाता है। पीएम की कोई तारीफ करे तो रोना आता है, कोई पीएम की तारीफ ना करे तो रोना आता है। एक नैरेटिव बनाकर वो गैंग चलता है। रोना उसका फेवरेट काम है, इसीलिए उसे रुदाली गैंग कहते हैं। तो ये इकोसिस्टम काम करता है इसी पूरे नैरेटिव पर कि फला ने मोदी को देखिए कैसे नीचा दिखाया, फला ने कैसे वॉर रुकवा दी, फला ने कैसे एक्सपोज कर दिया। बहरहाल विपक्ष, उसने कभी नहीं सोचा था कि ऐसा कुछ हो जाएगा, वो हो गया। पूरी दुनिया को परेशान करने वाले ट्रंप ने वैसे तो भारत को भी देखिए बहुत परेशान किया है, बहुत सताया है। कभी टैरिफ बढ़ाकर सताया, कभी तेल का प्रेशर बढ़ाकर सताया है। ऐसा नहीं है कि भाई साहब जो है बहुत ही बढ़िया आदमी है, खूब सताया भारत को। मोदी विरोधी आस लगाकर बैठे, लेकिन विपक्ष को ज्यादा सता दिया है। ट्रंप और मोदी कब आमने सामने आएंगे, खासकर ऑपरेशन सिंदूर के बाद सबसे ज्यादा अगर कोई इंतजार कर रहा था तो मुझे लगता है, हाँ मैं श्योर नहीं हूं, वो विपक्ष था। हो सकता है विपक्ष को ये लग रहा हो कि ट्रंप मोदी के सामने जाएंगे और सबसे पहली बात कहेंगे, मोदी वॉर तो मैंने रुकवाई है। पर ट्रंप ने तो ऐसा कुछ कहा ही नहीं। ट्रंप अपनी आदत के मुताबिक कुछ ना कुछ तो ऐसा कर ही जाते हैं ना, आपको भी मालूम है। तो इनको लगा कि मोदी पर हमला करेंगे और फिर मिल जाएगा इनको मौका। लेकिन डोनाल्ड ट्रंप तो भैया सब चौपट कर गए। सारी उम्मीदों पर, उम्मीद के मुताबिक आदमी ने पानी फेर दिया। एक्सपेक्टेड लाइंस क्या थी? मोदी और ट्रंप मिलेंगे तो ट्रंप कहेंगे, क्यों भाई मोदी, मैंने फोन नहीं किया था तुमको, मैंने वॉर नहीं रुकवाई थी, रुकवाई कि नहीं रुकवाई बताओ मोदी। लेकिन नहीं, ये तो उल्टा पड़ गया। जमकर तारीफ किए जा रहा है ये शख्स, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की। और तारीफ भी कोई पाव पाव भर की नहीं, टन टन भर की तारीफ हो रही है। एक इंटरव्यू में पीएम मोदी को दुनिया के दो सबसे महान नेताओं में से एक बता डाला। एक अपने पड़ोस वाले शी जिनपिंग को बताया महान, और एक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को। ट्रंप ने तो पीएम मोदी की 4 खूबियां भी गिनाई, जो कह रहे थे कि ये दूसरों से उनको अलग बनाती है। अब वो खूबियां कौन सी थी? ट्रंप ने कहा कि मोदी वो नेता हैं जिन्होंने भारत को युद्ध से दूर रखा, भारत का जो आर्थिक पूरा माहौल था, जो आर्थिक स्थिति है, उसे बेहतर कर दिया। मोदी के कार्यकाल में राजनीतिक स्थिरता आई और मोदी में शांति और सख्ती, कामनेस, और कहा ही इज अ टफ मैन। कामनेस और सख्ती दोनों का मिला जुला अंदाज दिखता है मोदी में। और फिर कह रही हूं भाई साहब, ये मैं नहीं कह रही हूं, ये कौन कह रहा है? विश्वा कौन कह रहा है? जोर से बोलो भाई। हाँ, ट्रंप कह रहा है। ट्रंप ने मोदी को लेकर पूछे गए सवाल पर कहा कि ही ग्रेटेस्ट लीडर की डेफिनेशन में मुझे याद आता है मोदी। विपक्ष के सीने पर सांप लौट नहीं थे। अब ऐसा है प्रिय दर्शकों, न्यूज की पाठशाला को आजकल बहुत सारे लोग दूरबीन लगाकर देख रहे हैं।
तो ये ट्रंप ने जो तारीफ की होगी मोदी की, तो कई ऐसे जो दूरबीन लगाकर बैठे लोग हैं उनको अच्छा नहीं लगा होगा, तो उन्होंने क्या किया होगा, म्यूट कर दिया होगा। तो हमने भी एक तरीका निकाल दिया, आप म्यूट तो कर देंगे लेकिन नीचे लिखी बातों को पढ़ने के लिए तो आंखें खुली रखनी होगी ना। आंख भी बंद कर देंगे, कान भी बंद कर देंगे, तो ज़मीर तो गवारा, या वो तो कुछ कहेगा ना। वैसे कहते हैं कि जिंदगी में विचार और व्यवहार का बड़ा महत्व होता है। आज पिताजी ने सुबह सुबह ये मैसेज हमको भेजा। क्या मैसेज था? एक विचार व्यवहार बदल देता है और एक व्यवहार विचार बदल देता है, और इस केस में यह हुआ है। मोदी ने सुर बदल चुके ट्रंप के साथ अपने व्यवहार को बदल दिया, और G7 में सबने देखा। एक समय पर जब दोनों की मुलाकात होती थी तो गले लगते थे, लेकिन इस बार जब मोदी मिले तो दोस्त की तरह नहीं, केवल परिचित की तरह। हाउ डू यू डू, बढ़िया लगा और सब ठीक है ना। और इसी व्यवहार ने विचार बदल दिए। किसके? ट्रंप भैया के, कि भैया ये तो दबने वाला आदमी नहीं। लेकिन सबसे बड़ी चोट तो विपक्ष के साथ हो गई है। अभी तक तो विपक्ष नरेंडर सरेंडर का डंका पीट रहा था, लेकिन अब तो ट्रंप ही मोदी के सामने सरेंडर हो गए हैं। क्या कीजिएगा? ट्रंप ने मोदी को ग्रेट लीडर बता दिया है, क्या कीजिएगा? और ये वो व्यक्ति कह रहा है जो अपने पक्के और सच्चे दोस्तों को भी बुरा भला आजकल कह रहा है। एक बात हम सब अच्छे से जानते हैं और ये देश भी बहुत अच्छे से जानता है, आप सबको सुन लेना चाहिए। ये देश बहुत समझदार लोगों का देश है। हम लोग खासकर ऑपरेशन सिंदूर के बाद ये समझ गए हैं कि हमें ना तो ट्रंप की तारीफ से कोई फर्क पड़ना चाहिए और ना ही ट्रंप की आलोचना से कोई फर्क पड़ना चाहिए। इस शख्स का कोई भरोसा नहीं है। ये देश उस शख्स की इज्जत करेगा जो देश के साथ है, उस शख्स के लिए हवन कीर्तन भी कर लेगा जो देश के साथ है। लेकिन अगर देश के साथ दगा की तो भैया फिर कोई गारंटी नहीं है हमारी कि हम आपको वो एहतराम देंगे। लेकिन अब ये सवाल विपक्ष से पूछना है, क्योंकि उसे ट्रंप पे बड़ा भरोसा था। राहुल जी को तो ट्रंप पे बहुते भरोसा था। अब वो कौन से वाले ट्रंप से मोहब्बत करते हैं? पहले वाले ट्रंप से मोहब्बत करते हैं जो वॉर रुकवाने का दावा कर रहे थे, या अभी वाले ट्रंप से मोहब्बत करते हैं जो मोदी को ग्रेट है बता रहे? भाई ट्रंप तो एक ही है। तो वो जो 127वीं बार या 156वीं बार या 256वीं बार वॉर रुकवाने की ट्रंप बात कर रहे थे, अगर वो सच है तो ये भी सच है कि ग्रेटेस्ट लीडर में ट्रंप कह रहे हैं मोदी फिट बैठते हैं। अब ये नहीं हो सकता है कि ना वो वाले ट्रंप तो हमको पसंद है पर ये वाले ट्रंप हमको पसंद नहीं है। और मैं तो पूछना चाहती हूं विपक्ष के तमाम उन धुरंधरों से कि एक्स पर लंबा सा पोस्ट लिखिए ना, क्यों नहीं लिख रहे हैं? ये ग्रेटेस्ट लीडर की डेफिनेशन पर कोई एक को प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दीजिए ना। ग्रेटेस्ट लीडर की डेफिनेशन पर कुछ तो बोलिए ना। ट्रंप के वॉर मैंने रुकवाई है वाली बात को तो आपने मान लिया, तो इस बात को भी मान लीजिए ना कि ट्रंप प्रधानमंत्री को स्टार कहते हैं, उनकी कामनेस से प्रभावित है, उनकी टफनेस से प्रभावित है। अब ऐसा नहीं हो सकता ना भैया कि एक बात तो आप मानेंगे और दूसरी कहेंगे ना हम नहीं खेल रहे। और ऐसा ना हो कि आपको अब ट्रंप इतने बुरे लगने लग जाए कि आप कहें हम तो पहले ही कह रहे थे। ये मोदी G7 गए और जबरदस्ती ट्रंप को ना शाखा अटेंड करवा दी, सदा वत्सले बुलवा दिया, इसीलिए ट्रंप ऐसे भर भर के मोदी की तारीफ कर रहे हैं। अब ऐसा है, ये सारी तारीफ हुई है G7 मीटिंग के बाद। G7 मीटिंग, और इस मीटिंग में इन दोनों की मुलाकात हुई थी। अब ये दोनों की मुलाकात कब हुई? कौन दोनों? अब बुलेट, कौन दोनों? हाँ, ट्रंप और मोदी। ट्रंप और मोदी की मुलाकात हुई है 480 दिन के बाद। कितने दिन के बाद? 480 दिन के बाद। तो भाई लोगों ने यह सोचा, और खासकर जो मोदी विरोधी है, कि ट्रंप और पीएम मोदी की जब मुलाकात होगी तो ये दोनों कुछ
ना कुछ ऐसा कर जाएंगे जिससे उनको मौका मिल जाएगा, क्योंकि पूरी दुनिया की नजर थी दोनों नेताओं पर। दोनों नेताओं की बॉडी लैंग्वेज को डिकोड किया जा रहा था, एक एक डिस्क्रिप्शन जो है वो नोट किया जा रहा था। गौर से तो कांग्रेस ने भी देखा और तभी तो पूरी शिद्दत से ढूंढ कर निकाला एक वीडियो निकाला जिसमें पीएम एक पर्ची हाथ में थामकर बैठे हुए हैं। बस फिर क्या था, शुरू हो गया अटैक मोड में कंपैरिजन। पूर्व पीएम मनमोहन सिंह जी का एक वीडियो शेयर किया जा रहा था और उस पर लिखा जा रहा था, तब चर्चे वाले प्रधानमंत्री, अब पर्चे वाले प्रधानमंत्री। पीएम के दौरे से जितनी भी शिकायतें कांग्रेस को थी वो सब प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बता डाली। वो प्रेस कॉन्फ्रेंस आपके सामने। अब जब आप साथ में बैठे थे मोदी साहब, न तो आपने ये 3 सेलर्स का मुद्दा उठाया, यूं करके यूं करके यूं करके यूं करके नहीं उठाया, न आपने इस वन साइडेड लॉपसाइडेड डील के बारे में कुछ बात की, और ना ही आपने ऑपरेशन सिंदूर के सीज फायर का मुद्दा उठाया। 120 बार, हमारे जयराम रमेश जी ने पूरा काउंट रखा हुआ है इसका, 120 बार डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि मैंने धमकाकर सीज फायर करवाया है भारत का पाकिस्तान के साथ, भारत को धमकाया। मोदी जी चुप। आप मुझे बताइए। पवन जी ने एक और बात बताई जो वाकई चौंकाने वाली है और मैं चाहती हूं आप उस बात को भी सुन लीजिए। सोफे के अंदर ऐसे दुबक के बैठे हुए थे और कागज पढ़ के कह रहे थे एक्सीलेंसी 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 एक्सीलेंसी। जो इंटरप्रेट कर रहा था, जो अनुवाद कर रहा था, उसको भी शर्म आ गई। उसने एक्सीलेंसी का अनुवाद नहीं किया, उसने मिस्टर प्रेसिडेंट बोला। अब पवन सा ये कह रहे हैं कि एक्सीलेंसी 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 का बड़ा इस्तेमाल कर रहे थे, ठीक नहीं, वेरी बैड। अब बात तो सही है, ट्रंप तो अमेरिका के प्रेसिडेंट हैं। अब ऐसे में मिस्टर प्रेसिडेंट ही तो कोई बोलेगा ना। हमें ये लगा कि एक्सीलेंसी एक्सीलेंसी ये क्यों बोल रहे हैं भाई प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी? ऐसे थोड़ी किसी पहले के प्राइम मिनिस्टर ने बात कही होगी भारत के। फिर हमने कुछ पुराने वीडियो खंगाले। मनमोहन जी ने कुछ ऐसा बोला, क्या बोला है? एक्सीलेंसी बोला। अच्छा, बुलेट क्या बोला? एक्सीलेंसी। प्रशांत क्या बोला? एक्सीलेंसी। ओहो, तो पीएम साहब जब उस वक्त थे मनमोहन जी और ओबामा जी उनके बगल में खड़े हैं, तो ओबामा उस वक्त पोटस ही थे, प्रेसिडेंट ऑफ द यूनाइटेड स्टेट्स ही थे। तो मनमोहन जी कह सकते हैं एक्सीलेंसी, लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नहीं कहते हैं पवन हुक्म एक्सीलेंसी। क्यों? तब में और अब में ऐसा क्या फर्क है? क्या चेंज हुआ है? ओबामा और ट्रंप यही दो तो चेंज हुए हैं। तो फिर मनमोहन जी एक्सीलेंसी कह सकते हैं लेकिन प्रधानमंत्री एक्सीलेंसी नहीं कह सकते। ट्रांसलेटर, वो जो वहां पर ट्रांसलेटर बैठा हुआ था, उसे शर्म आ गई और वो कह रहा है मिस्टर प्रेसिडेंट। भाई आप जब इस तरीके की बातें करते हैं तो थोड़ा इतिहास देखकर करेंगे ना। आपको लगता है कि दुनिया को नहीं समझ में आएगा, आप कुछ भी कह जाएंगे और उसे एकदम पानी के घूंट की तरह हम पी लेंगे। सियासत में विरोध की गुंजाइश हमेशा रहती है और होनी भी चाहिए, लेकिन एक्सपेक्टेशंस एकदम मार्स पर पहुंचा दें, हम तो वही करेंगे जो करते हैं पर आप नहीं कीजिएगा, ऐसा कैसे? मोदी विरोध का मतलब यह थोड़ा ही है कि आप कुछ भी एक्सपेक्ट करने लगेंगे। और पहली बात तो यह है कि पीएम मोदी ने, चाहे वो नाविकों का मामला हो या दूसरे बहुत इंपॉर्टेंट मसले, उनको उठाया है। और रही बात ऑपरेशन सिंदूर की, यह हमारा आंतरिक मामला है, था और रहेगा। सीज फायर भारत में अपनी शर्तों पर हुआ है, भारत ने अपनी शर्तों पर किया है। पाकिस्तान की इतनी हैसियत, औकात और हिम्मत नहीं है कि सीज फायर का उल्लंघन उसके बारे में सोच भी सके। यह मामला है पाकिस्तान और हिंदुस्तान का, तो ट्रंप के सामने इन मुद्दों को क्यों उठाया जाना चाहिए था? और रही बात डिप्लोमेसी की, तो आप देखिए कि डोनाल्ड ट्रंप का इरादा ही नहीं है कि
एशियाई रीजन को मजबूत कर रहे हो। चीन के खिलाफ भारत का इस्तेमाल करता है, भारत के खिलाफ चीन और पाकिस्तान को इस्तेमाल करता है। कांग्रेस का हाल तो यह है कि वो ट्रंप को अपना प्रवक्ता बनाना चाहती है। कांग्रेस मानकर चल रही है कि ट्रंप कोई ना कोई भारत विरोधी बयान दे, मोदी को नीचा दिखाए और हम उसे लपट लें। और इसीलिए यह बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है कि आप इन्फॉर्म्ड रहें। आप जो भी बात कहें वो एक बार पूरी तरीके से तौल लें, पुराना और आज जो हो रहा है उसके एवज में। और इसीलिए आज ये बताना आपको जरूरी था। बहरहाल ट्रंप का इसलिए आप भरोसा मत कीजिएगा कि वो अपने दोस्तों को कभी भी कुछ भी कह देते। बस ये है कि जब मोदी की बात करते हैं तो संयमित हो जाते हैं। पता नहीं कहां से ये संयम से सराबोर हो जाते हैं। कोई तो खौफ है प्रभु। में अब क्लास कपड़ों पर मिली कोड़ों की सजा की। कैसे कट्टरपंथी सोच ने हिजाब के बहाने एक सिंगर का गला दबा दिया, उसकी आवाज छीन ली। क्या कभी कोई सोच सकता है कि किसी को उसकी पसंद के कपड़े पहनने पर सजा दी जा सकती है? वो भी एक नहीं, दो नहीं, बल्कि 74 कोड़ों की सजा। और सिर्फ कोड़ों की सजा नहीं, बल्कि 2 साल तक देश छोड़ने पर पाबंदी लगाने की सजा। 2 साल तक आप कोई गाना नहीं गा सकते। आप सोच रहे होंगे कहां की मैं बात कर रही हूं? सोच रहे हैं ना कहां की बात हो रही है? हैं? टफ है ना सजा, बहुत खतरनाक। अपराध क्या था उस लड़की का और क्यों इतनी कड़ी सजा मिली? क्या उसने कोई अश्लील गाना गाया? जवाब है नहीं। क्या उसने कोई देश विरोधी गाना गाया? जवाब है नहीं। क्या उसके गाने में कोई ऐसा शब्द था जिससे देश की मर्यादा को चोट पहुंच रही थी या देश की धार्मिक भावनाओं को आहत पहुंच रही थी? तो जवाब है नहीं। क्या उसने किसी को उकसाया था? नहीं। तो फिर उसका अपराध क्या था? कोई बता सकता है अपराध क्या था? कपड़ा। कैसा कपड़ा? कोई अपराध नहीं, कोई अपराध नहीं। लेकिन जो लोग सोच रहे अपराध है उसके बारे में बताऊंगी तो आप डर जाएंगे। वो बिना हिजाब के गाना गाने पहुंच गई। उसका अपराध ये था। उसने 4 आदमियों के साथ मिलकर गाना गाया, उसका ये अपराध था। गाना गाते हुए स्लीवलेस कपड़े पहने हुए थे, उसका ये अपराध था। जिस सिंगर को आप इस वक्त स्क्रीन पर देख रहे हैं उनका नाम है परस्तु अहमदी। ईरान की मशहूर सिंगर है। लेकिन अब सिंगर के नाम पर उनकी पहचान नहीं है। पहचान यह है कि इस महिला को 74 कोड़ों की सजा मिली। आज उनकी पहचान 2 साल तक अपने देश में नजरबंद हो गई महिला के तौर पर हुई। 2 साल तक आर्टिस्टिक एक्टिविटीज नहीं करेंगी ये महिला, अब लोग इनको ऐसे पहचान रहे हैं। 2 साल तक ये महिला गाना नहीं गा सकती, सिर्फ इसलिए क्योंकि उसने स्लीवलेस पहनी, सिर्फ इसलिए क्योंकि 4 मर्दों की मौजूदगी में उसने गाना गाया। 31 साल की परस्तु अहमदी ने दिसंबर 2024 को YouTube के लिए परफॉर्मेंस दी। 27 मिनट के अपने परफॉर्मेंस में परस्तु ने बगैर हिजाब के एक लाइव कॉन्सर्ट किया। गाना कौन सा गाया था? उसने ईरान का एक लोकप्रिय देशभक्ति गीत आज खूने जवानाने वतन यानी मातृभूमि के युवाओं के खून से यह गाना गाया। अरे किसी भी देशवासी को उस बेटी पर फख्र होना चाहिए था कि उसने अपनी खूबसूरत आवाज में देशभक्ति का तराना छेड़ा। और किया क्या? वहां की कोर्ट ने इस बेटी को 74 कोड़ों की सजा सुनाई। सजा सुनाने वाली ईरानी कोर्ट ने आर्टिस्ट पर अश्लील कंटेंट पब्लिश करने और सार्वजनिक शालीनता का उल्लंघन करने का आरोप लगाया। जब वीडियो YouTube पर अपलोड किया गया तो लड़की ने इस वीडियो के कैप्शन में इसे काल्पनिक कॉन्सर्ट बताया था। परस्तु ने इस वीडियो को लोगों ने महिलाओं की अभिव्यक्ति की आजादी का प्रतीक बताया, लेकिन ईरानी अधिकारियों ने इसे कानून के खिलाफ माना। क्यों? क्योंकि ईरान में महिलाओं के लिए सार्वजनिक जगहों पर हिजाब पहनना अनिवार्य है। अधिकारियों ने बिना हिजाब पहनकर गाने के नियमों का उल्लंघन माना। ऐसा नहीं था कि कॉन्सर्ट के खिलाफ लोगों में कोई नाराजगी देखने को मिली थी, जबकि उस पर तो लोगों ने खूब प्यार लुटाया।
कॉन्सर्ट का वीडियो मिनटों में वायरल हो गया। यूट्यूब पर लाखों लोगों ने इसे देखा और पसंद किया, लेकिन जैसे ही वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ, ईरान में हड़कंप मच गया। ईरानी अधिकारियों ने परस्तु अहमदी और कई संगीतकारों को हिरासत में ले लिया। हालांकि बाद में उन्हें रिहा कर दिया गया, लेकिन वीडियो अपलोड करने के मामले में उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई जारी रही और इसकी सजा का ऐलान हुआ 18 जून 2026 को। और सजा भी ऐसी जिसके बारे में जिसने सुना हो वो हैरान रह जाए, कलेजा मुंह को आ जाए। लेकिन मेरा सवाल उस रुदाली गैंग से है, उस चीख मारने वाली गैंग से है, जो जरा जरा सी बात पर हमारे देश में हड़कंप मचाने की कोशिश करती है कि ये देश महिलाओं के खिलाफ है, फला कौम के खिलाफ है, फला मजहब के खिलाफ है। आज सवाल सिर्फ ईरान का नहीं है, सवाल है सेलेक्टिव संवेदनशीलता का, सेलेक्टिव आउटरीच का। सवाल है कि अगर किसी गाने की कीमत एक महिला को 74 करोड़ के तौर पर चुकानी पड़ती है तो क्या दुनिया सिर्फ तमाशबीन बनी रहेगी? सबसे बड़ा सवाल, जो लोग इस मुद्दे पर महिलाओं की आजादी की बात करते हैं, बोल के लब आजाद है, अरे बोल के लब कहां सिल गए? ऑल आइज ऑन तेहरान अब नहीं है, ऑल आइज ऑन रफा अब नहीं है, ऑल आइज ऑन गजा अब नहीं है। जहां राजनीतिक फायदा वहां पे हम ऑल आइज करेंगे और बाकी हम आंख बंद कर देंगे। महसा अमीनी आंख बंद कर देंगे। पूरी दुनिया में नारा गूंज रहा था, विमेन लाइफ फ्रीडम। सेलिब्रिटीज बोल रहे थे, एक्टिविस्ट बोल रहे थे, मानवाधिकार संगठन बोल रहे थे। जब गाजा में युद्ध हुआ, ऑल आइज ऑन रफा, ऑल आइज ऑन गजा। संसद भवन में तो बैग लेकर घूम रहे थे लोग, फिलिस्तीन वाला। अब इस महिला के लिए कोई आवाज नहीं उठाएगा, हम तो उठाएंगे। बोल के लब आजाद।